हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर वरुण राजपूत। बच्चों, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में 11th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में अब तक नेचुरल फोर्सेस तक पढ़ लिया है। याद हो, मैंने आपको नेचुरल फोर्सेस बेटा 4 टाइप्स के बताए थे। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड देन फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलिए आज हम इन नेचुरल फोर्सेस से आगे का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, नेचुरल फोर्स के बाद बच्चे आज हम पढ़ेंगे नेचुरल लॉस के बारे में। हाँ, ये नेचुरल लॉस क्या होते हैं? बच्चे, नेचुरल लॉस ये वो लॉस होते हैं जो प्रकृति में पहले से ही बने हुए हैं, नेचर में पहले से बने हुए हैं, इन्हें इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया। इसलिए इन लॉस को हम नेचुरल लॉस कहते हैं। ये याद रखना बेटा, ये 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। नंबर 2 लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, नंबर 3 एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंड देन फोर्थ वन इज चार्ज कंजर्वेशन। बड़े 4 टाइप के जो आप लॉस देख रहे हो, इन्हें ही नेचुरल कंजर्वेशन लॉस कहा जाता है। ये नेचुरल कंजर्वेशन लॉस, ये सबसे पहला वाला आप देख सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन। आपने ये लॉ याद आ रहा हो, इससे पहले भी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था। इसके नाम से ही पता चल रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन में एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only be transferred from one form to the another form. याद आ गया? हाँ, ये वही लॉ है जो इससे पहले आपने एनर्जी के बारे में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला लॉ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, एनर्जी कंजर्वेशन। बच्चे, कंजर्वेशन का मतलब होता है जो कभी ना बदले, जो रिमेन्स सेम रहे, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उस एनर्जी का या उस फिजिकल क्वांटिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहे। ओके, लेकिन नेट वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये ही कहलाता है कंजर्वेशन। तो चलिए फर्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है एनर्जी कंजर्वेशन की। एनर्जी कंजर्वेशन में बताया गया है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another form. As an example के तौर पे आप देख सकते हो बेटा, जितनी भी हमारे वातावरण में, हम इस नेचर में जितनी भी एनर्जीज हैं, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर रही हैं। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते हो, जब हवा चलती है, विंड ब्लो करती है, तो विंड ब्लो करने से विंड मिल मूव करता है, रोटेट करता है। विंड मिल के रोटेट करने से मैकेनिकल वर्क डन हमें प्राप्त होता है, और उस मैकेनिकल वर्क डन को फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस प्रोसेस के दौरान क्या देखा आपने? पूरे प्रोसेस में बेटा विंड चली, वो विंड एनर्जी के द्वारा विंड मिल घूमा। विंड मिल के घूमने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, उस मैकेनिकल एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप करी जा सकती है, तो देन इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, इसके भी और भी कई एग्जांपल हैं। आप जानते हो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करती है। जैसे ही वो वायर्स में से इलेक्ट्रिक एनर्जी बच्चे फैन के अंदर आती है, तो क्या होता है? फैन घूमने लगता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। अब वो फैन का घूमना मैकेनिकल एनर्जी है, एंड देन मैकेनिकल एनर्जी की वजह से
फैन अब हमें क्या देता है, हवा देता है, ओके, जिससे वो फैन के घूमने की मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा, एनर्जी कंजर्वेशन में बेटा एनर्जी ना तो प्रोड्यूस हो रही है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, केवल एनर्जी क्या हो रहा है, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। क्लियर? अब आ जाओ सेकंड वन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के अंदर, इसे मिटा देता हूं मैं पहले, फिर समझाता हूं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के अंदर बच्चे सपोज करो एक m मास की बॉडी है, ओके, जो एक प्लेन सरफेस पर रखी हुई है। अगर मैं इस बॉडी के ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं ही ना, इसका मतलब अगर बाहर से आप किसी बॉडी को टच ही ना करो, बाहर से उस बॉडी पे कोई फोर्स ही ना लगाओ, क्या वो बॉडी अपने आप चल देगी क्या? नहीं। तो इसका मतलब बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो कर दिया जाए तो बॉडी का मोमेंटम, बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, रिमेंस कांस्टेंट। याद आ रहा हो बच्चे, लीनियर मोमेंटम को हम P से इंडिकेट करते हैं और लीनियर मोमेंटम हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई चेंज नहीं हुआ मोमेंटम के अंदर, बॉडी फोर्स लगने से पहले जैसी थी और फोर्स जीरो होने पर भी मोमेंटम क्या है इसके अंदर, रिमेंस सेम। तो बच्चे डेफिनेशन क्या बनी इसकी, in the absence of external force, in the absence of external force applied on a body, then the linear momentum of a body remains constant. Is that clear? तो याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में बॉडी का लीनियर मोमेंटम हमेशा बच्चे कांस्टेंट रहता है। इज दैट क्लियर? बहुत आसान है टॉपिक। ये कैसे हुआ मैं इसके बारे में बता देता हूं। बच्चों याद हो, आप जानते हो एक्सटर्नल फोर्स का एक फॉर्मूला था जो न्यूटन ने दिया था अपने सेकंड लॉ में, जिसे हम न्यूटन सेकंड लॉ भी कहते हैं। तो F एक्सटर्नल इक्वल टू, याद आ रहा हो, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम था। याद है? अगर बच्चे एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दिया जाए तो बच्चे मोमेंटम क्या आ जाएगा, जीरो। और एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी क्वांटिटी अगर इक्वल टू जीरो प्रूफ हो जाए तो वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। समझ में आ गया? मैथमेटिकली हम किसी भी लीनियर मोमेंटम को कैसे कांस्टेंट प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया जाए तो बच्चे इस प्रकार हम लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट प्रूफ कर सकते हैं। और कांस्टेंट प्रूफ होने का मतलब ही कंजर्व्ड कहलाता है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है बच्चे आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। लिसन बेटा, एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल सही मोमेंटम ही है, बट जब कोई बॉडी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही हो, अपने सर्कुलर पाथ पर घूम रही हो, जैसे ये आपके पास एक बॉडी मैंने दे दी सर्कुलर शेप की, ये बच्चे अपने एक्सिस पर गोल गोल रोटेट कर सकती है। क्लियर? लेकिन अगर किसी गोल गोल घूमती हुई बॉडी पर बेटा बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क ही ना लगे, बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क ही ना लगाया जाए तो बॉडी बच्चे गोल गोल नहीं घूम पाएगी। बॉडी अपने एक्सिस पे गोल गोल नहीं घूम पाएगी। तो इस केस में इसका एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है, ये टॉर्क क्या चीज है? बच्चे मैं आपको बता दूं, टॉर्क भी एक फोर्स होता है, इसे अ कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। याद रखना, किसी भी बॉडी को उसके एक्सिस पे गोल गोल घुमाने के दौरान जो फोर्स लगाया जाता है
बेटा उसी का नाम टॉर्क होता है। जैसे पंखा अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, तो बताइए पंखे के ऊपर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। सेम ऐसे ही दरवाजा है, दरवाजे को खोलोगे और बंद करोगे तो दरवाजा अपने एक्सिस पे क्या होगा? रोटेट करेगा। तो दरवाजे के ऊपर लगने वाले फोर्स को क्या कहा जाएगा? टॉर्क कहा जाता है, टॉर्क। ओके, बाकायदा आप फिजिक्स में टॉर्क की डेफिनेशन और भी काफी सारा इसके बारे में आप टॉपिक आगे पढ़ोगे। ओके, तो ये टॉर्क के बारे में याद रखना। तो याद रखना, जब कोई बॉडी अपने सर्कुलर पाथ पर रोटेट करती है तो उस पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो कर दिया जाए तो उस केस में बच्चे एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम उस केस में क्या रहता है? कांस्टेंट। ओके, याद रखना एंगुलर मोमेंटम को बेटा L से इंडिकेट करा जाता है, L इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, मैं आपको थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन और बता दूं। बेटा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का जो थ्योरी है वो आगे चल के आप 7th चैप्टर में पढ़ोगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाले चैप्टर में। इन दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है, टो इक्वल टू dl अपॉन dt। अगर एक्सटर्नल टॉर्क, बाहर से लगने वाला टॉर्क ही बच्चे जीरो कर दिया जाए तो खुद ही सोचो ये एंगुलर मोमेंटम dl कितना हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ही जीरो हो गया, L इक्वल टू जीरो। ये भी हटा दो आप, तो जीरो पॉइंट वैल्यू जिसमें जो आ जाती है प्रूफ होके जीरो ही क्या कहलाता है बच्चे? कांस्टेंट कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया? मैथमेटिकली प्रूफ होके कांस्टेंट प्रूफ हो गया, और कांस्टेंट ही कहलाता है कंजर्व। क्लियर? तो मैं अब आपको बता देता हूं इसकी डेफिनेशन ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द बॉडी, okay, the body does not move on its axis, so the angular momentum remains constant, so the angular momentum of the body remains constant. okay, तो ये थी आपकी एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन की डेफिनेशन। तो काफी आसान टॉपिक था बच्चे। इसके बाद अब हम लेते हैं चार्ज कंजर्वेशन का टॉपिक। ओके, नंबर 4 बेटा चार्ज कंजर्वेशन। लिसन, ये चार्ज कंजर्वेशन, ये बच्चे आप 12th क्लास में जब जाओगे तो 12th क्लास में जो सबसे पहला ही चैप्टर है उसके अंदर चार्ज के बारे में ही बताया गया है। इससे पहले आपने चार्ज के बारे में 10th क्लास में पढ़ा था। यहां हम चार्ज का कंजर्वेशन रूल सीखने वाले हैं। ओके, देखो चार्ज का कंजर्वेशन रूल आप भी जानते हो क्या था, मैं आपको याद दिला देता हूं। जब कोई दो बॉडी बच्चे आपस में रब की जाती हैं तो एक बॉडी से चार्ज निकलकर दूसरी बॉडी पर आ जाता है। जहां से चार्ज निकलता है दैट बॉडी एक्वायर पॉजिटिव, और जिसमें चार्ज रिसीव होता है दैट बॉडी एक्वायर नेगेटिव। तो अगर नोटिस करोगे दोनों बॉडी पे नेट चार्ज, दोनों बॉडी पे अगर कैलकुलेट करोगे नेट चार्ज कितना है? जीरो। क्यों? क्योंकि इस में जब चार्ज ट्रांसफर कर रहा था तो बच्चे दोनों बॉडी पे चार्ज की वैल्यू तो सेम है बट वो अपोजिट इन नेचर है। अगर इसे टोटल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो वो कितना प्रूफ हो गया आएगा? जीरो। और कोई भी क्वांटिटी बेटा जब जीरो प्रूफ हो जाए तो क्या कहलाती है? वही तो कांस्टेंट कहलाती है। ओके, तो याद रखना ये चार्ज कंजर्वेशन का मैथमेटिकली प्रूफ था। इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे आप? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन है। तो बच्चों अब तक मैंने आपको बताया नेचुरल लॉस के बारे में, तो काफी आसान इनकी थ्योरी है, इनके एक एक पॉइंट्स हमें पता होने जरूरी है एक्चुअली ये काम कैसे करते हैं। ओके, चलिए इसके बाद अगला टॉपिक। लिसन बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कुछ फिजिक्स के लॉस के बारे में।
ओके, जिसके ऊपर बेस्ड कुछ टेक्नोलॉजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वर्क करते हैं। तो एक तरफ मैं यहाँ पे आपका लिखने वाला हूँ लॉज ऑफ फिजिक्स एंड देन दूसरी तरफ लिखूंगा इसके अंदर टेक्नोलॉजी। तो वो प्रिंसिपल फिजिक्स के अंदर जिसका इस्तेमाल करके हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले एक तरफ मैं लिख रहा हूं फिजिक्स लॉ, तो लॉज ऑफ फिजिक्स, ओके। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, क्लियर। इसमें बच्चे एक एक करके पढ़ते हैं हम। लॉज ऑफ फिजिक्स में एक लॉ है बच्चे EMI, या तो 10th में पढ़ा है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद हो, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन याद है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो प्रिंसिपल है उस पे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है? इलेक्ट्रिक जनरेटर, याद आया? इलेक्ट्रिक जनरेटर, बेटा इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है इस पर, ओके। ये 10th में पढ़ चुके हैं हम। सेकंड वन, इसके बाद आता है बच्चे न्यूटन्स सेकंड एंड थर्ड लॉ। न्यूटन्स सेकंड एंड थर्ड लॉ, याद हो न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। सेकंड लॉ में तो आपने बच्चे ये पढ़ा था ना, F = P/T, और थर्ड लॉ में याद हो एक्शन का रिएक्शन, ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इस लॉ के ऊपर डिपेंड होता है बेटा रॉकेट प्रोपल्शन, तो इनके ऊपर डिपेंड है रॉकेट प्रोपल्शन, ओके। अब तीसरे लॉ पे आ जाते हैं हम। तीसरा लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको बच्चे हम शॉर्ट फॉर्म में EMW भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये वो वेव्स है जो हमारे चारों तरफ हर वक्त मौजूद है। हाँ, मोबाइल फोन के अंदर याद है बच्चे, जितने भी ये रेडियो सिग्नल्स होते हैं, मोबाइल फोन्स के सिग्नल होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो है। तो टेक्नोलॉजी क्या बनी इसकी? रेडियो, ओके। रेडियो एंड देन इसके अलावा फोन, क्लियर। अगली टेक्नोलॉजी पे आते हैं। नेक्स्ट लॉ, इसमें बच्चे अभी तक आपने ये 3 पढ़े, EMI, न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद एक टॉपिक है बच्चे बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम भी आपका आगे चल के 11th की ही फिजिक्स में आप पढ़ोगे, ओके। 11th चैप्टर के अंदर, 10th चैप्टर के अंदर या 11th चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। तो अब आता है आपका बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली नाम एक साइंटिस्ट का था, बर्नौली थ्योरम, ओके। साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम से ही बर्नौली थ्योरम, ओके। बर्नौली थ्योरम उन्हीं के नाम से पढ़ा। बर्नौली थ्योरम पर काम करता बच्चे एरोप्लेन, जो एरोप्लेन का डिजाइन होता है। एरोप्लेन एक टेक्नोलॉजी है। एरोप्लेन का जो डिजाइन होता है, उसे विंग्स का जो डिजाइन होता है, वो बच्चे बर्नौली थ्योरम के प्रिंसिपल पर ही काम करता है, ओके। देन इसके बाद एक टॉपिक आता है इसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बच्चों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पे काम करता है हमारा कंप्यूटर, कैलकुलेटर, ओके। ये सब डिजिटल डिवाइस हैं, तो इस पे काम करेगा कंप्यूटर, कैलकुलेटर, क्लियर। ये मैंने आपको 5 फिजिक्स के लॉ और उसकी टेक्नोलॉजी बताई है। इसमें मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बेटा 6 और 7 याद रखना इनफ है, ओके। इनमें से कोई भी एग्जाम में 2 या 3 पूछी जा सकती है। 5 मैंने आपको बता दी। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ओके, कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर्स पे काम करता है। अब देखो 6
इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे, इसी के अंदर अगला है आपका न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। जैसे अभी हमने 5 फिजिक्स के लॉस पढ़े और उनके ऊपर बेस्ड टेक्नोलॉजीज पढ़ी हैं, तो अब बच्चे 6 नंबर पे एक और याद रखना, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, बेटा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा ये अगर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बच्चे स्टेबल होती है या कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, तब न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज करा जाता है। अगर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आपकी अनकंट्रोल हो जाए तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है एटम बॉम्ब के अंदर। हाँ, एटम बॉम्ब के अंदर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन ही चलती हैं, वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होती हैं। तो मैं आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा एटम बॉम्ब लिख सकता हूं इसमें। एटम बॉम्ब के अंदर भी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है। ओके, तो मैंने आपको अब तक ये कुछ 6 फिजिक्स के लॉस के बारे में बताया और उनकी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया। इसके अंदर बच्चे मैं आपको बता रहा हूं ओवरऑल केवल 5 न्यूक्लियर रिएक्शन, ये फिजिक्स के लॉस और उनकी टेक्नोलॉजीज याद रखना। ओके, एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो इनमें कम से कम आप 6, ओके 5 या 6 फिजिक्स के लॉस और उनकी टेक्नोलॉजीज याद रखना। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर देन नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।